अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 72 स्टार्ट करते हैं जी। नलतर एस्टैब्लिशमेंट प्लीज। नलतर एस्टैब्लिशमेंट कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? बस पिछली क्लास में भी 10 मिनट मेरे जाया हुए हैं बेइज्जत करते हुए उनको। कितने बच्चों ने नलतर एस्टैब्लिशमेंट 17 अटेम्प्ट किया? ऊंचे हाथ खड़े करें, ऊंचे। बस पास होने वालों के हाथ देख लो भाई, अब ना खड़े करो हाथ, ऐसे नहीं होता। देखिए मैंने पिछली क्लास को भी यही अर्ज किया है कि आप मुझसे लिखवा लें, अगली बार फिर बैठे होंगे इस क्लास में। ऐसे नहीं पास हो सकते जैसे आप चाह रहे हैं। और मेरा दिल इतना टूटा कि मैंने कहा मैं पढ़ाता ही नहीं हूं आपको। फिर मैंने कहा चलो अब आ गए हैं तो पढ़ा देता हूं। क्या फायदा क्या है जब आप लोगों को यार चलो डिस्कस हो जाने, हम क्यों एफर्ट करें। ठीक है, तो बहरहाल मैंने ये सवाल मुकम्मल सॉल्व नहीं करवाया, डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो आज आप लोग इसको लाजमी कर लेंगे। और कल के लिए ये अर्ज करता चलूं कि क्लास से पहले ही बाहर, जाहिर आपकी क्लास से तो पहले ही क्लास चल रही होती है, तो बाहर इंशाल्लाह टीएस होंगे, फिजिकल के बाहर भी और हाइब्रिड के बाहर भी। और जिसने होमवर्क नहीं किया होगा उसको बिल्कुल घर नहीं भेजेंगे, उसको क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं रखेंगे, लेकिन उसको आखिरी रोज के अंदर खड़ा करते रहेंगे बच्चे को, और वो बच्चे खड़े होकर क्लास पढ़ेंगे यहां तक कि वो होमवर्क करना शुरू कर दें। रोजाना ये काम होगा, क्योंकि आप गोस्ट्स ऑफ लेग्स हैं, आप नहीं मान रहे टॉक्स के साथ, तो इंशाल्लाह फिर आप लेग्स के साथ ही मानेंगे। या आप पढ़ना शुरू कर देंगे या आप छोड़ देंगे, मुझे दोनों तरह से ही, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप एक काम कर लें, बल्कि बेहतर है कि पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं गया। आज से इरादा कर लो कि जो आज से ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं, एक चीज भी ऐसी नहीं होगी कि हम एग्जाम लेवल पे ना लाएं। कोई भी टॉपिक करेंगे तो ऐसे करेंगे कि आज आई कैप अगर पेपर में बिठा ले तो हमसे वो टेस्ट करे, हम उसके ऊपर जो है उसके म्यार पे पूरा उतर सकेंगे। सिमरत इनिक्विटी स्टार्ट हो रही है आज। ठीक है, उसके बाद IS 8 उसी से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन अलग भी है चीजें उसके अंदर। IS 8 करना है हमने NPO करना है, EPS करना है और रेशियोज करना है। ये टॉपिक्स रहते हैं। ये टॉपिक्स भी, सारे टॉपिक्स ही अहम है जो हमने किए हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो पर्चे में ना आता हो, ये भी उसी तरह से अहम है। लेकिन अब सीरियस होने से एक फायदा ये हो जाएगा कि अब से ऑनवर्ड्स ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं, इनमें नॉर्मल 3 दिन का इक्विटी है, 4 एक दिन का IS 8 है, थोड़ा सा लेंथी IS 7 है, कैश लो 8-9 दिन लग जाते हैं, NPO पे 6-7 दिन लगते हैं, रेशो 4। ये टॉपिक्स छोटे हैं लेकिन इनमें से पेपर आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। चले चांसेस थोड़े हैं या ज्यादा हैं, लेंथी हैं या छोटे हैं, इसको छोड़ें, कम से कम ये 5-6 टॉपिक्स तो बिल्कुल एग्जाम लेवल पे होंगे ना, अगर आज से पढ़ना शुरू कर दें तो, ताकि जिस वक्त आप प्रेप लीव पे जाएं तो ये 5-6 टॉपिक्स तो बिल्कुल तैयार हों। आप फिर रिवीजन शुरू करें तो जो आपकी चीजें कमी कोताही वाली हैं उनके अंदर आपको टाइम लग रहा हो, इन पे तो टाइम ना लग रहा हो। रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन करवाऊंगा आपसे कि यार यहीं से शुरू करो जो आपने ताजा पढ़ा है। तो अभी से भी सीरियस हो जाओ बेटा, अभी भी टाइम है। अगर अभी भी सीरियस नहीं होगे तो फिर अगली बार दोबारा इस क्लास के अंदर बैठे होगे, कोई कह रहा होगा जी पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई कह रहा होगा तैयारी नहीं हुई थी, कोई कह रहा होगा आखिरी महीने में पढ़ा ही नहीं गया, और ये मुख्तलिफ बातें फिर आती हैं। उन्हीं की होती हैं जो इस वक्त पढ़ना छोड़ देते हैं आके, पता नहीं क्या वजह है, आते आते आप पढ़ना छोड़ देते हैं। तो प्लीज जिस तरह से आप पहले 20-25 दिन 1 महीना पढ़े थे, अगर आप इसी तरह से ये आखिरी महीना 1.5 भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह दरमियानी कमी कोताही भी अल्लाह आखिरी महीने में पूरा कर देंगे। तो आज ही से इरादा कर लें बेटा। बाकी मैं जो कर सका वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। बाहर चेक भी होगा होमवर्क रोजाना, जिस दिन होमवर्क चेक नहीं होगा उस दिन TAs मेरे खड़े होंगे बेंच के ऊपर। ठीक है, तो बेंच के ऊपर सारी क्लास खड़े रहेंगे, इसलिए वो TAs चेक करेंगे होमवर्क। ठीक है, आप लोगों को मैं खड़ा रखूंगा, पढ़ा जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, पढ़ाऊंगा भी सही, कोशिश करूंगा आप होमवर्क भी कर लें। ठीक है, आज से ही इरादा कर लें, आज से साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह अभी भी मौका है, पास हो जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्डन होगा जो आपका तैयार होगा प्रेप लीव में जाते हुए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे आज से ऑनवर्ड्स। ठीक है, कल जब होमवर्क का पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है बाहर पीछे खड़े होने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, ज्यादा बच्चे बैठे होंगे, होमवर्क अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो उम्मीद है मायूस नहीं करेंगे आप मुझे भी और अपने अम्मा अब्बा को भी। ठीक है ना, अब टाइम है आपकी मेहनत का। अगले 2-2.5 महीने भूल जाओ एक स्पोर्ट्स डे के अलावा कि आपकी जिंदगी में कोई जो है वो खुशियां आएगी। खुशियां ही खुशियां इंशाल्लाह। पढ़ाई को मुकद्दम रखो, पढ़ाई को मुकद्दम रखो। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा दिया करो, अगर तस्वीरें बीच में होती हैं जो देखनी होती हैं आपने लेक्चर की, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखो। यकीन मानो 3 घंटे का काम आपका 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटा स्पेयर निकलेगा रोजाना आपके पास, खेलें कूदें जो मर्जी करें, पर ये मोबाइल वाली मुसीबत जो साथ रख के होमवर्क करना है, ये आपका 1.5 घंटे का काम होता है, ये 3 घंटे में जाके होता है। आप 7-7 घंटे बैठते हैं, करते 3 घंटे का काम है, 4 घंटे का काम है। इस मुसीबत से जान छुड़ाएं और पढ़ना शुरू कर दें। आपके लिए, आपकी एक्टिविटीज के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर भी टाइम निकलेगा, वो भी जरूरी होती हैं। वो रोज खेला करें, कोई गेम करें, लेकिन पढ़ते हुए फोकस होकर पढ़ें, पढ़ें भी सही, खेलें भी सही, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नलतर वाले सवाल की रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर करेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन।
एट 31 दिसंबर 19। और सवाल के अंदर उन्होंने हमें 31 दिसंबर 19 की एक फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसको इसके फेस से ही नजर आ रहा है, ड्राइंग्स डेबिट साइड पे नजर आ रही हैं। हद हो गई यार। सस्पेंस का क्या काम है? हम अकाउंटेंट्स, अच्छे अगर अकाउंटेंट्स हो, हमारी बैलेंस शीट में सस्पेंस आए, इसका वजूद नहीं हो। पिछली बार बच्चा कहने लगा सर सस्पेंस आ रहा है, हमने गलतियां सीखी, सस्पेंस नहीं बैलेंस हुआ, तो फिर अपनी बैलेंस शीट में सस्पेंस लिख दें। मैंने कहा नहीं, कतई नहीं लिखना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपकी गलती है, आपकी करेक्शन सही नहीं हुई, ठीक है, पर ऐसे कभी नहीं करना सस्पेंस आप बैलेंस शीट में डालो पेपर के अंदर। या मिसाल के तौर पे आपने बैलेंस शीट बनाई, एसेट और लायबिलिटी साइड बराबर नहीं आ रही, आपने बराबर लिख दिया, एग्जामिनर गुस्सा आएगा इस बात पे कि मुझे पागल समझा हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि ऊपर चीजें गलत, ये कैसे बैलेंस हो सकता है? तो बैलेंस नहीं है, डिफरेंट बैलेंसेस लिख के आओ, कोई मसला नहीं। कैश फ्लो बैलेंस नहीं हुई, एनपीओ के सवाल में बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हुई, करेक्शन में बैलेंस शीट कही थी बैलेंस नहीं हुई, 1-1.5 मिनट देख लो, 2 मिनट देख लो मैक्सिमम कि कोई चीज आने से तो नहीं रह गई या कोई टोटलिंग की गलती तो नहीं हो गई। नहीं मिला छोड़ दो। अगर ढूंढने निकलोगे तो 15-20 मिनट लगा के वो 2 नंबर ढूंढ लोगे जो गलती की, लेकिन अगले सवाल के आसान 15-20 मिनट में आसान 10-12 नंबर जो मिलने थे ना वो लूज कर जाओगे और फेल हो जाओगे। कैश फ्लो बैलेंस नहीं हुई, बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हुई, मेरी आज तक पर्चे में कभी नहीं बैलेंस हुई, ठीक है, कि मैं नंबर भाई बैलेंस शीट पर्चे में कहां बैलेंस होती है? पर्चे के एग्जाम एक छोटी सी चीज प्लस माइनस होगी, एक फिगर गलत लिखी गई, डेबिट क्रेडिट गलत हो गया, छोटी सी गलती से बैलेंस शीट तो टैली नहीं होगी, आउट हो जाएगी। अब वो आप ढूंढने बैठ गए, आप आधा घंटा लगा के आपने ढूंढ लिया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, वो जो 2 नंबर रह गए थे, लेकिन वो 15-20 मिनट के अंदर आपने अगले जो आसान 10 नंबर थे वो लूज कर दिए, तो फेलियर की तरफ चला जाता है बच्चा, ठीक है ना। तो बहरहाल बातें कहां से कहां निकल जाती हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, हद होगी यार, ये इनकम होती है, इस इनका क्या काम है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में? तो कुछ गलतियां हैं प्लस कुछ गलतियां नीचे नजर आ रही हैं, इनको सही करके हमने सही वाली बैलेंस शीट बनानी। अच्छा, अप्रोच क्या होनी थी? सबसे पहले रिक्वायरमेंट एड्रेस करनी चाहिए, हमने नलतर एस्टेब्लिशमेंट की करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ठीक है। करेक्टेड का मतलब क्या है कि जो गलतियां हैं उनको सही करके फिगर्स। अब इक्विटी के अंदर क्या आता है जी? अभी बचपन वाली ही बैलेंस शीट बचपन वाली ही है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल के अंदर ओपनिंग कैपिटल, यही वाली अप्रोच है ना, हम भी यही लिख लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। लेकिन सवाल में कुछ गलतियां थी, उन गलतियों को जब सही करना था तो उन्होंने प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है ये अनएडजस्टेड है, आपको घर पे पता लग गया होगा सवाल करते हो। तो हमने इस अनएडजस्टेड को पहले एडजस्ट करना है और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो यहां से निकलेगा उसको लेकर जाना है हमने अपनी एडजस्टेड बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो जब प्लस करना है तो यहां पर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट को, सिर्फ अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं, एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस कर दी थी। सवाल आप पूरा करके आएंगे, कल अपने रजिस्टर्स के ऊपर दिखाएंगे तो आप इज्जत से बैठेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं बैठेंगे। माफी आप लोगों को भी नहीं मिलनी, पहले बता रहा हूं, कल नहीं रोला पाना फिर, ठीक है ना। कोई माफी नहीं है, काम करके आना है तो बैठना है, वरना आप लोग क्लास में ना आइएगा, मुझे यहां मुनासिब नहीं लगेगा क्लास में खड़ा करना आप लोगों को, ठीक है ना। पढ़ो या फिर ना पढ़ो, जाओ फिर जिधर मर्जी। अब मैं नाराज हूं वैसे आप लोगों से थोड़ा सा, पिछली क्लास से ज्यादा था और थोड़ा सा गुस्सा कम हो गया। अच्छा जी, क्योंकि बाद में कुछ बच्चे आए एकदम से, उन्होंने कहा हमने भी होमवर्क, थोड़ा सा गुस्सा मेरा ठंडा हो गया, ठीक है। लेकिन आप लोगों में भी 25-30% होमवर्क करके आए हैं, इतना कोई रिजल्ट। अच्छा, मसला पता है क्या है? आप लोग ले रहे हैं इजी, क्योंकि आप लोग वो हैं जिन्होंने इंट्रो का पर्चा नहीं दिया होगा, मोस्टली बच्चे वही हैं, तकरीबन सारे वही हैं, आपको पता ही नहीं है आईकेप क्या करता है अकाउंटिंग के अंदर आपके साथ, ठीक है। अब आप वो इजी, आप पोस्ट बैच में जाकर पूछें, जो तकरीबन बच्चे जो है वो माशाल्लाह से एक बार होके आए हैं, बेहतरीन, रोज का काम रोज सारे ही करके आ रहे हैं, रोज हर कोई टेस्ट दे रहा है, पढ़ने में लगे हुए हैं, 2 घंटे पढ़ाता हूं, 2.25 कभी 2.5 घंटे हो जाए, बैठे हैं, पता है उन्हें कि यही जान छुड़ेगी, पढ़ के ही जान छुड़ेगी। ऐसे नहीं है। आईकेप रिजल्ट देख लो अकाउंटिंग का, क्यों इतना गड़बड़ आया? आप लोगों की जो ब्रीड आई है ना ये पिछली दफा और इस दफा बगैर अकाउंटिंग वाली FAR1 में, उसकी वजह से पढ़ नहीं रहे हैं, पर ऐसे ही चल जाएगा काम, एग्जामिशन ले लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा बेटा काम। तो प्लीज सीरियस हो जाइए, अभी भी मौका है, आज से नियत कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा पास पर्चा। लेकिन अब इससे ज्यादा लेट करोगे तो फिर कुल्लू वाला। लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल होता है, ठीक है जी। ये आपने फॉर्म लायबिलिटीज में 4-5 लाइनें छोड़ दी, नजर तो 2 को आ रही हैं, लेकिन चलो 4-5 लाइनें को एडजस्टमेंट में और ना निकला है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स उसने एक ही फिक्स एसेट बना दिया, अच्छी बात है। नेट कर दिए, मतलब बैलेंस शीट के फेस पर नेट ही आते होते हैं एसेट्स बुक वैल्यू पे, चाहे कॉस्ट पे बन रहा है चाहे एक्यूमुलेशन अलग है, बैलेंस शीट के फेस पे तो नेट ही आता है ना, ठीक है। आप नोट बनाकर भी बुक वैल्यू ही निकाल कर यहां फेस पे रखते हैं, तो उसने फिक्स एसेट दिए हैं, जिंदगी आसान है, ठीक है। फिर भी मैंने 2 लाइनें छोड़ दी, हो सकता है कोई और फिक्स एसेट ना आ जाए इनके अलावा। वैसे तो फिक्स एसेट जो आएगा वो तो इधर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी तो आ सकता है, भी तो आपने पढ़ा हुआ, CWIP आ सकता है एडजस्टमेंट में, तो 1 लाइन अध्यापन छोड़ देने में क्या अर्ज है? वैसे तो फॉर्मेट बनाना कब है? जब 2 दफा सवाल पढ़ ले, फिर भी 1 लाइन अध्यापन छोड़ दें, खाली रह जाएगी। उसके बाद करंट एसेट्स लिखकर बाकी का सफा।
पहले सफे पे रिक्वायरमेंट आ गई, दूसरे सफे पे पहली वर्किंग एडजस्टेड प्रॉफिट की, और दूसरी आपको पता है सस्पेंस नजर आ गया, तो आप इस लेजर को ओपन करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, खत्म हो जाए, नील हो जाए, गलतियां सही करने के बाद चेक कर लेंगे ना। ठीक है, सही है। ये अप्रोच थी सवाल की। अब सवाल के एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने ना सॉल्यूशन के अंदर एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन ये कर दी थी। असल में किसी सेशन के अंदर, शायद 2 सेशन पहले, बच्चों ने कहा एंट्रीज क्लास में हुई सर, आप वो टाइप करके दे दे, तो उनको टाइप करके दी, तो फिर मैंने ये सोल्यूशन का हिस्सा ही बना दिया। जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं टाइमथी वाले सवाल की तरह से, जो डायरेक्ट सोच सको डायरेक्ट करो, टाइम जाया नहीं करना। ये एंट्रीज इसलिए की हुई है कि आपको कोई समझ ना आ रही हो तो आप समझ सको। यहां पे लिखा हुआ है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, पास नहीं करनी। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट नहीं थी ये। चले, अच्छा जी, फिर भी जरा आसानी हो जाएगी, मैं पास नहीं करूंगा, वहां से देख लेंगे। ठीक है, जागते रहना पाएं। सबसे पहली एडजस्टमेंट जी, सबसे पहली एडजस्टमेंट जल्दी से, ये अगले 10 से 12 मिनट में मैंने ये सवाल डिस्कस करना है। ओके, फिर उसके बाद आप, एडजस्टमेंट आसान थी, सिर्फ थोड़ी अप्रोच डिफरेंट थी। अब होमवर्क क्यों नहीं किया? मैंने पिछली क्लास में पूछा, कहते जी टेस्ट तैयार कर रहे थे। मैंने कहा किसका? कहते हैं जी FAR1 का। मैंने कहा यार FAR1 के टेस्ट में FAR1 ही तैयार नहीं किया आपने, टेस्ट में भी इस जैसा सवाल ही आया हुआ था। ठीक है, तो होमवर्क ना करने वालों को डबल नुकसान हुआ। सिर्फ होमवर्क कर लेते, थोड़ा सा पता लग जाता, थोड़ी अप्रोच सामने होती, अच्छा सोल्यूशन देख के अंदाजा जाता ये काम करना है, नहीं किया। अब फिर कहेंगे सर टेस्ट तो पढ़ते तो बहुत है, टेस्ट तो पास ही नहीं होता। फिर मुझे समझ नहीं आती, टेस्ट की तैयारी में, अकाउंटिंग के टेस्ट की तैयारी में अकाउंटिंग नहीं की तो फिर क्या किया। चले, एनीवेज, पहली एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग 5800, रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 19, हमारे साल की परचेज है। वर इंक्लूडेड इन ईयर एंड फिजिकल काउंट, वो शामिल भी है, जाहिर सी बात है। अगर 31 दिसंबर 19 में चीजें आ गई हैं तो फिजिकल काउंट करते हुए वो फिजिकल काउंट में, मैंने पहले भी ऐसा किया था, ऐसी थोड़ी गुड्स सुलेमानी टोपी पहन के बैठी हैं आप, गिनती करने के नजर ही नहीं आई। अगर 31 दिसंबर पे आ गई हैं और आपने फिजिकल काउंट 31 दिसंबर पे किया है तो फिर उनमें शामिल भी होना है। इसका मतलब स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, हमारी परचेज है, क्यों हमारी परचेज है? चीजें आ गई हैं। वो कह रहा है जी इनवॉइस जो है वो 5 जनवरी को रिसीव हुई थी, गुड्स वर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक ऑन 5 जनवरी ऑन रिसीट ऑफ इनवॉइस। अब उसकी गलती है, अब अगले साल को सही नहीं करना, फिलहाल हमने अपने साल को सही करना है। अगले साल में अगर खड़े होते तो वहां पर रिवर्स करना पड़ता। बहरहाल, हाँ जी, परचेज हमारी थी, बोलो है कि नहीं परचेज? भाई हमारी परचेज है कि नहीं? हमारी है परचेज, जाग रहे हो? परचेज नहीं है हमारी? अच्छा, रिकॉर्ड की है तो फिर कर लो। परचेज है, रिकॉर्ड नहीं की तो कर लो। परचेज डेबिट क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर लो। अब कल वाले सवाल में हम सिर्फ देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का इंपैक्ट, ऐसा ही है। आज वाले सवाल के अंदर तो बैलेंस शीट भी बनानी है, एसेट लायबिलिटीज की हिट को भी देखना पड़ेगा। तो अब पूरी रेक्टिफाइंग एंट्री आपने, अच्छा ये जबानी हो सकती थी, ये भी जबानी हो सकती थी, कोई जरूरत नहीं थी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करने की। ठीक है, लेकिन चलो आपकी सहूलत के लिए मैंने यहां पे पास कर दी है। परचेजेस बढ़ रही हैं और क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं। अब परचेजेस का बढ़ना हिट करेगा प्रॉफिट को जाकर और क्रेडिटर्स का बढ़ना बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा। तो हम आए सवाल में, हमने कहा ओ क्रेडिटर्स, ओ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ओ क्रेडिटर्स, ये 17,332। वैसे तो नॉन करंट लायबिलिटी सवाल में कोई नहीं है, लेकिन एहतियातन एक आधी लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, एक और चीज वैसे ही मैंने यहां पर लिख दिया, क्रेडिटर्स आप ना, पता है आपको, आप अनएडजस्टेड हैं क्योंकि आपने एक एडजस्टमेंट हिट हो गई है आके। तो लेजर बनाने की बजाय यहीं पे अनएडजस्टेड लेजर ओपन करना है तो कर लो, टाइम जाया करना है तो जरूरत नहीं है। यहां पे लिख लिया अनएडजस्टेड कैरी डाउन, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, जो क्रेडिट होगा उसमें ऐड कर देंगे, डेबिट होगा उसमें लेस कर देंगे। ठीक है, तो जी परचेजेज डेबिट, परचेजेज बढ़ गई, परचेज का बढ़ना एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, तो लेस कर देंगे आप कितना, 5800। ठीक है जी, और अनएडजस्टेड प्रॉफिट नहीं बताया आपने, 9360 है, सवाल में गिवन है बैलेंस शीट में। ठीक है, अच्छा जी, परचेजेज बढ़ गई और क्रेडिटर भी बढ़ गया 5800। लो भाई, रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो गई। ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये रिक्वायर्ड था। ये परचेजेस का डेबिट होना प्रॉफिट पे शो किया इंपैक्ट, यहां से सही करना है ना प्रॉफिट, और क्रेडिटर्स भी बढ़ा दिए। डन, ये अप्रोच है सवाल की। आगे बढ़े, एडजस्टमेंट आसान थी। नेक्स्ट, ईयर एंड फिजिकल काउंट शीट इंक्लूड है दूसरी पार्टी स्टॉक ऑफ 1320। हमारा स्टॉक नहीं है लेकिन स्टॉक शीट में शामिल है, मतलब हमने स्टॉक में किसी का स्टॉक ऐड कर दिया है, तो हमारा स्टॉक तो नहीं था, ज्यादा हो गया है, सही करना है तो कम करेंगे। इधर भी मैंने ओरिजिनल रॉन्ग पास की हुई है,
तसल्ली के लिए बच्चों की, लेकिन करने की जरूरत थी कोई? मैंने कहा था पीरियोडिक सिस्टम, को कहा था पीरियोडिक सिस्टम है, ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम में चुप करके स्टॉक पे इंपैक्ट सोचो। हमारा स्टॉक नहीं है, हमारा स्टॉक थर्ड पार्टी का स्टॉक है, लेकिन स्टॉक शीट में एडेड है, तो स्टॉक ओवरस्टेटेड है। सही करने के लिए क्या करोगे? कम स्टॉक कम करना है तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट। मत करो ये एंट्री, क्या जरूरत है? लिखी हुई है तो लिखी रहे, मत करो ये एंट्री। डायरेक्ट इधर आओ, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा लीजिए और स्टॉक को कम कर लीजिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, कितने से? 1320 से, ठीक है, लेस कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर लिख दोगे बस आगे, ठीक है। और स्टॉक, ओ स्टॉक किधर किधर, कितना है? 15,320, स्टॉक, ओ स्टॉक आप गड़बड़ हो गए हो, 15,320 अनएडजस्टेड है। अब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई जिससे प्रॉफिट कम हो गया, दूसरा इंपैक्ट स्टॉक को भी क्या कर दो? क्रेडिट, मतलब कम, तो 1320 होगी एडजस्टमेंट, ठीक है। जबानी भी हो सकता था, बल्कि करना ही जबानी है परिचय में, पता है आपको, जबानी सोचना है। स्टॉक ज्यादा हो गया, ओहो कम कर दो, स्टॉक क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल को दूसरा एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। दिमाग में एंट्री बोलते बोलते आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम होगा और स्टॉक भी कम। कोई जरूरत नहीं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग की भी, रिक्वायर्ड नहीं है। तो आसान एडजस्टमेंट्स हो तो डायरेक्ट करो, मुश्किल में कर लो वर्किंग में ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ठीक है, और सही है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% वर रिकॉर्डेड एट अ ग्रॉस अमाउंट ऑफ 64। भाई देखो, ट्रेड डिस्काउंट तो लेस हो जाया करता था ना, 6400 लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 640 का डिस्काउंट लेस करके 576। हमारी कहानी शुरू होती थी 5760। अच्छा, अब ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है? क्या होना चाहिए था? डेटर डेबिट, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट 5760, यही होना चाहिए था। अच्छा, गलती से वो क्या कर गया? गलती से क्या कर गया? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 6400 से कर गया। अब ये जबानी करने वाला ही काम था गेन, ठीक है। होना चाहिए था 5760 से इस एंट्री को पास कर गए 6400, तो 64 ज्यादा डेटर डेबिट कर दिया, ज्यादा सेल क्रेडिट कर दिया। तो सही करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 640। 640 से डेटर को कम करो क्रेडिट, और सेल को भी कम करो डेबिट। मैंने नहीं एंट्रीज करनी, जबानी कर लूंगा। अगर ना समझ आए तो कर लो एंट्रीज वर्किंग में जाके, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है ना। तो एंट्री बनी सेल डेबिट, मत नोट करें, सब कुछ नोटेड है। डेटर डेबिट होना चाहिए था 5760 से, हो गया 6400 से। सही करने के लिए सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो सेल्स डेबिट कम, इनकम है, सेल डेबिट और डेटर क्रेडिट। सेल इनकम है, इनकम का कम होना प्रॉफिट को कम कर देगा, तो लेस 640। और डेटर और डेटर्स, डेटर्स बुलाओ, डेटर्स को, डेटर्स ट्रेड रिसीवर्स, डेटर्स ही लिख देते हैं, डेटर्स, उनको मैंने ट्रेड पेबल्स को क्रेडिटर्स लिख दिया था, ठीक है, आप ट्रेड पेबल्स ही लिख लेना, ओके। अच्छा, डेटर्स और डेटर्स, बोल नहीं रहे आप, डेटर्स और डेटर्स, आ जाओ जरा, आप में गड़बड़ है, ठीक है। अब सेल्स डेबिट, सेल्स बढ़ रही है कम हो रही है? सेल्स कम हो गई, इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो गया। और दूसरा इंपैक्ट डेटर्स को भी कम कर दो, कितने से जी? ये सवाल था, इतना आसान सवाल है, ठीक है। जो करके आए वो कंफर्टेबल है, जो नहीं करके वो कह रहे पता नहीं यार जान छुड़ा रहे हैं सर। हाँ छुड़ा रहा हूं, आप लोगों को जान ही छुड़ानी चाहिए जी। काम के एडजस्टमेंट्स तो इसमें सिर्फ ये दो ही थी, एक नंबर 4 और एक नंबर 6, ठीक है। ये पिछली क्लास में मैं ये बात ही नहीं कर सका, भूल गया। चलो एडजस्टमेंट 5 पहले कर लेते हैं, काम वाली बाद में करेंगे। एडजस्टमेंट 5, अ चेक ऑफ 500 इशूड बाय अ कस्टमर एज एन एडवांस वाज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय बैंक ऑन 31 दिसंबर 2019। डिसऑनर्ड चेक की तो बात ही कभी नहीं सीखी हुई हमने। डिसऑनर का मतलब यह है कि जो चेक आया था जब प्रेजेंट हुआ तो उसमें पैसे नहीं थे। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिनल एंट्री आपको आती होती है, जब चेक आया है तो आपने एंट्री क्या पास की? बैंक डेबिट, कस्टमर से आया लेट्स से तो डेटर क्रेडिट। अगर ये चेक आपने बैंक में जमा कराया और बैंक ने कहा कि उनके पास तो पैसे पड़े ही नहीं थे उनके अकाउंट से, ये बाउंस हो गया है, ये डिसऑनर हो गया है, तो आप इसी एंट्री को कर दोगे रिवर्स। आप बैंक को वापस डेबिट करके, डेटर को वापस डेबिट करके बैंक को वापस क्रेडिट कर दो, ठीक है। जो भी एंट्री हुई है चेक की, अगर वो डिसऑनर हो जाए तो उसी एंट्री को उल्टा देना। इसलिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसको देना जरूरी था, कॉमन सेंस भी यूज हो सकती है इसके अंदर। अब ये देखना है कि असल में हुआ क्या था। वो कह रहा है कस्टमर ने एडवांस के तौर पर ये चेक इशू किया था, यानी जब कस्टमर ने ये चेक इशू किया होगा तो उस वक्त हमने क्या एंट्री की होगी? बैंक डेबिट, चेक आया ना, और एडवांस
फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ये लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये 500 की लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर ली और पैसे भेज दिए, चेक भेज दिया बैंक में, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर। अब डिसऑनर हो गया तो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, एडवांस को खत्म करो भाई, कोई लायबिलिटी नहीं है भाई, पैसे आए कोई नहीं समझो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट और बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, ठीक है, होना चाहिए था। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल एंट्री नहीं, ये तो मैंने कहानी बताई है कि ये हुआ था और फिर डिसऑनर हुआ चेक, ठीक है ना। तो ये जिस दिन चेक आया होगा उस दिन ये एंट्री की होगी उन्होंने, लेकिन ये चेक क्या हो गया, 31 दिसंबर पे डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हुआ तो ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, नो एंट्री इज मेड फॉर रिटर्न ऑफ चेक। तो जो होना था वो नहीं हुआ, तो फिर वही कर लें, तो कोई जरूरत नहीं, इधर देख लें बस, ये देखें, ये मैंने पहले करवा दिया, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कर लें। अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है, ये क्या हो गई, कम। अब देखना यह है कि सवाल के अंदर कहीं पे नजर आ रही है, अलग से नजर नहीं आ रही। ट्रेड क्रेडिटर्स में तो हो नहीं सकती, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अदर पेबल्स में हो सकता है, किसी ने ट्रेड क्रेडिटर में माइनस कर दिया तो वो भी इतना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अदर पेबल्स में ही पड़ा होगा। ट्रेड क्रेडिटर्स मींस, ट्रेड पेबल्स मींस क्रेडिटर्स होते हैं ना, जिनको चीजें बेची हैं उनसे पैसे नहीं आए उधार, ठीक है ना, वो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। अदर पेबल्स में हो सकता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। बहरहाल कोई अगर यहां से भी कर जाए पर्चे में तो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन होना चाहिए मेरे ख्याल। नहीं नजर आ रहा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो कहां पड़ा हो सकता है, कैपिटल में हो सकता है, या प्रॉफिट में हो सकता है, या सस्पेंस में होगा, फिर डिस्काउंट में होगा, अभी नॉर्मल की तरफ ही जाएंगे ना, नजर नहीं आ रहा फेस पे तो अदर पेबल्स में पड़ा होगा, ठीक है। तो हम फिर कहेंगे अदर पेबल्स, ओ अदर पेबल्स, अदर पेबल्स, बोलो बोलो बुलाओ इनको, ओ अदर पेबल्स। आप में भी गड़बड़ हो गई है, 268। चलो जी, अब इतनी खूबसूरत एंट्री है, कैश एट बैंक, ओ कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ओ कैश एट बैंक, कितना 3850। इसने प्रॉफिट एंड लॉस को हिट ही नहीं किया भाई, इस एडजस्टमेंट ने, इसने प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं किया। देखो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी को कम करो, डेबिट करो, कम करो, तो अदर पेबल्स में हम कह रहे हैं, अज्यूम करते हैं पड़ी होगी, तो -500 डेबिट हो गया, ठीक है। और बैंक को क्रेडिट करो, यानी इसको भी कम करो, तो बैंक भी कम हो गया। सवाल आसान है, करने से ही पता लगना था जी। नेक्स्ट, इतना आसान, एन अपग्रेडेशन ऑफ प्लांट टू इंप्रूव क्वालिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। अपग्रेडेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यकम जुलाई 19 को एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 2500 का, रॉन्गली रिपेयर एक्सपेंस बना गए। हाँ भाई, होना चाहिए था फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कर गए रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो सही करने के लिए फिक्स एसेट डेबिट रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट जबानी हो सकता है, ठीक है, पर यहां पर हुआ भी पड़ा जी। फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट होना था, रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट करके सही करने के लिए फिक्स एसेट डेबिट। लेकिन साथ के साथ आपको पता है फिक्स एसेट हिल गए हैं तो एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट को भी बढ़ा लो। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है सवाल में, पर पहला साल है तो जिंदगी आसान ही है, शॉर्टकट ही लगाओ। देखो इसी साल में गलती हुई है ना, इसी साल में गलती हुई, तो इस साल में तो रेट ने कॉस्ट पे लगकर ही गड़बड़ की हुई है। डेप्रिसिएशन चार्ज हुई या नहीं हुई है तो हम सोचते ही नहीं है, टाइम बचा देते हैं। वैसे आपस की बात है, एक एसेट रिकॉर्ड होना था, नहीं हुआ तो अब कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी वो भी कर रहे होंगे, लेकिन वो सोचते नहीं है इस तरह से। आप देख लें डेप्रिसिएशन बढ़ी रही थी, इधर देखो, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट क्रेडिट, जो मर्जी कर लो। एसेट ठीक है, ऊपर नेट आ रहा है ना, तो एसेट को क्रेडिट कर दो, अलग से इसको ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब ये एंट्री मुश्किल है, इसकी पोस्टिंग है, पोस्टिंग है फिक्स एसेट्स, ओ फिक्स एसेट्स आना जरा, तुम नेट हो, हम तुम्हें नेट ही रखेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 22,590, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को अलग से ओपन करने की जरूरत ना, अलग दिया होता ना, हम ओपन करेंगे अलग से, ठीक है। वो ऑलरेडी नेट है तो हम एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का इंपैक्ट भी एसेट को वही बन जाता है ना, एंट्री में देख के आए। अब सबसे पहले एसेट्स को बढ़ा लो 2500 से और एक्सपेंस को कम कर लो 2500 से। लो भाई, एसेट का बढ़ना किधर गया, ये कितने से 2500 से, ये एसेट डेबिट हो गया। और रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट मतलब कम करो, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को, शुक्र है माइनस माइनस ही आई जा रहा था प्रॉफिट में, कोई प्लस तो आया। अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बढ़ा लो और एसेट को, डिडक्शन को कम करो, एसेट को कम करो, एक ही बात है, ठीक है। तो 250 से एक्सपेंस बढ़ गया, डिडक्शन एक्सपेंस, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। और एसेट की तरह ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल था जी, मैं सारी करवाऊंगा भाई, मैंने 2 छोड़ी हैं, मैंने ये 2 पे सर्कल किया था कि 4 और 6 करवाता हूं मैं जी। लास्ट पहले आसान आसान कर लेना, लास्ट
हाँ भाई, टोटल सेल्स ऑफ 26 दिसंबर एज पर सेल डे बुक वाज 167, तो एंट्री बनती है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 167. दिस वाज पोस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट एज 671. तो सेल के बारे में भी यही कर दें? नहीं, जिसके बारे में खामोश वो सही. यही कहा था, रॉन्ग एंट्री में जिस एंड के बारे में खामोश हो उसे सही अज्यूम करते हैं ना भाई. तो ठीक है, यानी ये वो एंट्री आ गई है जिसकी वजह से सस्पेंस वजूद में आया था. रॉन्ग एंट्री है तो सही करना है तो कर लो. डेटर डेबिट होना था, सेल क्रेडिट होना था 167 से, डेटर को 671 से डेबिट कर दिया. सेल के बारे में खामोश तो सही अज्यूम कर लो. करेक्शन सस्पेंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट. सस्पेंस, ओ सस्पेंस आजा जरा. ओ कौन सा डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट कैसे? डेबिट कैसे? डेबिट कैसे? लायबिलिटी साइड पे नजर आ रही है एक चीज, डेबिट कैसे? कहा था ट्रायल में जिस तरफ बैलेंस पड़ा है सस्पेंस का रीओपन करते उसी तरफ लिखना है. वो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड पड़ा है, डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड पड़ा है. तो ये लायबिलिटी साइड, ये सारी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड तो वो पड़ी है. तो अगर सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो जब रीओपन करोगे एज पर ट्रायल जब लिखते थे तो एज पर बैलेंस शीट लिख लो, जो मर्जी लिख लो. कितना है जी? 798. आना इस तरफ है, ठीक है. 798. ओके. अच्छा, अब डेटर ओ डेटर तो पहले ही कर चुके हैं ना, डेटर ओ डेटर तो पहले ही कर चुके हैं, वो आया पड़ा है, ठीक है. करेक्शन, सस्पेंस को कर दो 504 से डेबिट और डेटर्स को 504 से कर दो क्रेडिट. होगी करेक्शन. अभी नील नहीं हुआ, हो सकता है कोई और गलती भी आए और इसको नील कर दे. और ठीक है, ये अप्रोच थी सवाल की. रह क्या गया जी? चलो 6 एडजस्टमेंट करते हैं. कहां करें? यहां इसको मिटा देते हैं सारे को. सारा कुछ तरह से हुआ पड़ा आगे. मैंने ये एंट्रीज की हुई है इसलिए कोई नोट करने की खास जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. ओके, ये सारी एंट्रीज ऐसे ही हुई पड़ी हैं जी सोल्यूशन में आखिरी तरफ पे. सारी एंट्री ऐसी. करेक्ट कैलकुलेशन भी कोई है तो वो भी ऐसे ही हुई पड़ी, इसलिए परेशान ना हो, नोट करने की जरूरत नहीं है. नंबर 6 कर लेते हैं जी. नंबर 6, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900 पेड ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच 200 pertains टू ओनर्स रेजिडेंशियल प्रेमिसेस. ओनर की पर्सनल प्रेमिसेस की इंश्योरेंस बैंक से पे हो, ये बैंक का मतलब बिजनेस से पे हो जाए तो ये बड़ी गड़बड़ की बात है. ठीक है, एक उसूल लिख लो, लिखो. दोनों तरफ की बात पूरी लिखने आगे भी काम आएगी. बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट होती थी आईकैप की जब सिंगल एंट्री का टॉपिक FAR 1 का सिलेबस होता था. ठीक है, लेकिन अब वो चला गया तो एनपीओ के टॉपिक में भी ये एडजस्टमेंट कभी कभी आती है. अब जाहिर है सिंगल एंट्री नहीं रहा तो एनपीओ के अंदर ये एडजस्टमेंट पूछ सकता है. बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट होती है. बहरहाल एक उसूल लिख लो इसके. लिखो, अगर बिजनेस का कोई खर्चा, यूं लिखो, अगर बिजनेस का कोई खर्चा, जल्दी लिखना जल्दी, बड़ा अहम उसूल है. अगर बिजनेस का कोई खर्चा ओनर अपनी जेब से पे कर दे, अगर बिजनेस का कोई खर्चा ओनर अपनी जेब से पे कर दे तो ये ऐसे ही है जैसे कैपिटल ले आया. तो ये ऐसे ही है जैसे घर से कैपिटल ले आया. लिखने के बाद रुकना, फिर मैं समझाऊंगा, फिर अगली बात दूसरी लिखते हैं. बिजनेस का कोई खर्चा अगर ओनर अपने जेब से पे कर दे तो ये ऐसे ही है जैसे घर से कैपिटल ले आया. ठीक है, क्या मतलब? मिसाल के तौर पे बिजनेस का बिल आया, दुकान का बिल आया, ओनर ने अपने जेब से घर पे पड़े हुए, सुन ले बेटा, अपने घर पे पड़े हुए कैश में से पेमेंट करके ये बिल जमा करवा दिया. अब बिल तो बिजनेस का है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया डेबिट. अब कैश तो बिजनेस के जेब से क्रेडिट हुआ ही नहीं, वो तो ओनर के जेब से क्रेडिट हुआ. ठीक है, तो फिर एंट्री क्या बन गई? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैपिटल. यूं समझ लो ना कि पहले वो घर से कैपिटल लेकर आया तो हमने एंट्री की कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, वो कैश दराज में आई, फिर हमने उससे बिल पे किया एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो कैश कैंसिल हो गया, ये एंट्री डायरेक्ट कर लिया करते हैं. लेके नहीं ना आया, बारों बार पैसे दे दिए उसने. बात नहीं समझे आप लोग. अब मैंने ये कहा कि जी इस तरह होता है ना, मिसाल मैंने अभी कहा कि जी असल में ऐसा नहीं हुआ. असल में क्या हुआ वो बाद में करते हैं. मैंने कहा जी कैश घर से लाया 150 रुपया ओनर, ठीक है, और फिर ये 150 रुपया दराज में पड़ा था. अब इसको यूज करके उसने बिजली का बिल पे कर दिया,
असल कहानी डीप डाउन ये है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं होता, कैश बिजनेस में लाता नहीं है, बिजनेस का बिल अपनी जेब से घर वाले पैसों से पे कर देता है, तो फिर एंट्रीज नहीं बचती है, एक्सपेंस डेबिट कैपिटल क्रेडिट। असल कहानी डीप डाउन ये होती है। कैश फ्लो के टॉपिक में हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे, हम कहेंगे समझो कैश आया है, ठीक है। अच्छा, तो क्या उसूल कह रहा था जी, मैं लिखा आपने, अगर बिजनेस का कोई खर्चा ओनर अपनी जेब से पे कर दे तो वो ऐसे ही है जैसे घर से कैपिटल ले आया। दूसरी बात लिखें, अगर देखो आगे, और जरूर लिखना, और अगर ओनर का कोई पर्सनल खर्चा, और अगर ओनर का कोई पर्सनल खर्चा या लायबिलिटी, ठीक है ना, बिजनेस का कोई खर्चा या लायबिलिटी थी, ठीक है। अच्छा, ओनर का कोई पर्सनल खर्चा बिजनेस के दराज से या बैंक से, बिजनेस से पे हो जाए, यूं लिखो। और अगर ओनर का कोई पर्सनल खर्चा बिजनेस से पे हो जाए तो वो ऐसे ही है, और अगर ओनर का कोई पर्सनल खर्चा बिजनेस से पे हो जाए तो वो ऐसे ही है जैसे ड्राइंग्स कर ली, जैसे ड्राइंग्स कर ली। जी बच्चों, ओनर के घर का किराया था, पे करना था, पैसे उसके पास नहीं थे, उसने पहले पैसे निकाले और घर ले गया, और फिर घर जाके उसने, ओनर ने अपने मकान मालिक को पेमेंट कर दी, तो वो उसका एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया। अब ये ड्राइंग्स असल में इधर चली गई हैं, ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश ही गया था ना, तो कैश उसके पास चला गया। यहां से तो ये बनती हुई नजर भी नहीं आ रही कि मैं कैंसिल कर लूं, जरूरत नहीं है ना इसकी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार देखो बात ये है इधर देखो कि कैश तो हमारे बिजनेस से निकल गया 200 रुपए, क्या ये बिजनेस का रेंट एक्सपेंस है? अगर तो ये बिजनेस का रेंट एक्सपेंस है तो एंट्री कर लो, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है? बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है, कैश तो बिजनेस से निकल गया। किसका है ये ओनर की पर्सनल प्रेमिसेस का कराया है, तो फिर हम दो ड्राइंग्स ही कहेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अगर ओनर का कोई पर्सनल खर्चा बिजनेस की जेब से पे हो जाए तो हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब ये सारी बात पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा है 900, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 900 पड़ा है, इसको तो बाद में देखते हैं, तो गलती है। इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900 पेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई अगर सवाल खामोश हो ना तो हमेशा याद रखना प्रीमियम सालाना ही होता है, ओके। अनलेस के सवाल खुद कह दे कि 6 माह का है, 9 माह का है, ऐसा ना हो तो नॉर्मल है ये। और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली होता ही किसका है? सालाना होता है, साल का होता है, और एडवांस में लेते हैं इंश्योरेंस वाले, साल का प्रीमियम एडवांस में ले लेते हैं, ठीक है। कोई नॉर्मेलिटी हो तो सवाल खुद बता देता है, ओके। अच्छा जी, 900 रुपए पे ड्यूरिंग द ईयर है प्रीमियम, आउट ऑफ विच 200 परटेन्स टू ओनर्स रेजिडेंशियल प्रेमिसेस। ये तो भाई बिजनेस का है ही नहीं। इसका मतलब सबसे पहले तो हमने यहां पर लिखा ओनर का पर्सनल खर्चा बिजनेस से पे हुआ, 200 तो कोई खर्चा है ही नहीं, एक्सपेंस में डेबिट मत करो, ये तो ड्राइंग्स में डेबिट हो गया, ठीक है। बाकी रह गया 700। अब वो कहता है पॉलिसी जो है ना, ये जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी ऊपर 900 वाली है, इसमें 200 ओनर वाली भी है और 700 बाकी बिजनेस की होगी ना, ठीक है। अब हमें 200 बिजनेस ओनर वाले से कोई सरोकार नहीं कि उसमें से कितना एक्सपेंस बने, कितना प्रीपेमेंट बने, वो घर पे खुद ही बैठ के साफ करे, हमें उससे क्या, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो पॉलिसी है वो वैलिड है अप टू 30 जून 2020। हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2000, यानी आपके साल के एंड होने के भी 6 माह बाद जाकर, पता नहीं कब पे हुआ, ड्यूरिंग द ईयर ही पे हुई है ये पेमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर पे हुई है, 700 रुपए हमने पे किए हैं, 200 तो साइड पे कर दिए ना। ये 700 की रेंज क्या है? ये अगले साल के 6 महीने तक भी चलती जा रही, तो प्री पेमेंट बन रही है, ठीक है। अब सवाल आप तो उठाएंगे, वो बाद में करते हैं जो आप सवाल उठाएंगे। फिलहाल मुझे ये बताओ कि जो 900 था इसमें से 200 तो साइड पे कर दिया हमने, ठीक है। ये जो इंश्योरेंस पे की है, इंश्योरेंस अलग अलग करके अगर एंट्री करें तो 900 रुपए की इंश्योरेंस पे की है, इसमें से 200 की एंट्री तो हम ये कर रहे हैं ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं, ये मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, चलो। और बाकी जो 700 बचता है, उस 700 में कैश तो क्रेडिट कर दिया 700 से आपने, लेकिन ये 700 सारे का सारा एक्सपेंस में नहीं डालना था, इसमें कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस है, कुछ इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ठीक है। अब अगर 6 महीने आगे जा रहे हैं और सवाल की खामोशी की वजह से मैं कह रहा हूं ये प्रीमियम सालाना होता है, तो हम कहेंगे 700 पूरे साल का है, इसमें से 6 माह का 350 ये प्री पेमेंट है, ठीक है। तो बाकी 350 फिर एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालना है तो बैलेंसिंग निकाल लो,
और अगर आपने बैलेंस ही नहीं निकालना तो 700 बटा 12 इंटू 6 कर दो। ये पूरी कहानी है, लेकिन इसको इकट्ठा करते हैं ओरिजिनल एंट्री में। समझ आया? 900 में से 200 को तो काम नहीं, तो ड्राइंग्स है, इन्हें साइड पे करो, ठीक है। बाकी 700 के बारे में क्या है, प्रीमियम है तो सालाना है, और वो कह रहा है ये पॉलिसी वैलिड है अगले साल 30 जून तक। इसका मतलब फिर इस साल में 6 महीने पड़े, इसके 6 महीने अगले साल। अब जहनों में सवाल ये आ सकता है आपका, पहले 6 महीनों का क्या होगा भाई? हो सकता है पॉलिसी ही 1 जुलाई से शुरू हुई 19 से, या हो सकता है पहले 6 महीने को उन्होंने अलग से पैसे ले लिए। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर कोई 6 महीने का एक्सपेंस होगा भी सही तो प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, उसमें पड़ा होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद इस वक्त सिर्फ ये है कि ये 700 जो है ये अगले साल के 30 जून तक जा रहा है, तो इसका मतलब इस साल के एंड पे इसमें से 6 महीने प्री पेमेंट, ठीक है। तो इस एंट्री को इकट्ठा कर लेते हैं, अलग अलग क्या करना। मैं ये कह रहा था कि ड्राइंग्स डेबिट हुई 200 से, बाकी जो 700 है उस 700 में से 6 महीने यानी 350 प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में नजर आना चाहिए। बाकी का इंश्योरेंस एक्सपेंस है। आप कर लो 700 बटा 12 इंटू 6 या बैलेंसिंग निकाल लो। कैश जो है वो 900 रुपए। ये इकट्ठी एंट्री हो गई, वो अलग अलग मैंने कर दी, ये इकट्ठी भी होगी, ठीक है। ये तो होना चाहिए था ना भाई, अभी तो बात ये हो रही थी। भाई साहब ने क्या कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस ऑफ 900 पेड ड्यूरिंग द ईयर। कोई अकाउंटेंट था बड़ा ही लाइक, उसने सारा का सारा क्या कर दिया, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा होता है ना, ठीक है। तो यही काम उसने कर दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस सारे का सारा ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। कितना? 900। कैश पे किया उसने, कहा इंश्योरेंस है चलो जी 900, ठीक है। तो सही नहीं किया उसने भाई, ज्यादती की है बड़ी। तो ये हुई पड़ी एंट्रीज इधर। ये ड्राइंग्स डेबिट, प्री पेमेंट डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया, जान चढ़ाई उन्हें, एक्सपेंस डेबिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे, ड्राइंग्स डेबिट होनी थी 200 से, नहीं हुई, कर लो। प्री पेड इंश्योरेंस 350 डेबिट होनी थी, नहीं हुई, कर लो। इंश्योरेंस एक्सपेंस 350 से होना चाहिए था डेबिट, हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस। 900 से डेबिट सही करने के लिए 550 से क्रेडिट कर लो। कैश तो ठीक है, होना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स और ड्राइंग्स, आप भी गलत हो गई हो, आ जाओ ड्राइंग्स 1400, ठीक है। दूसरी बात, प्री पेमेंट ने आना है। रेक्टिफाइंग एंट्री देखो ना, रेक्टिफाइंग एंट्री में जो कुछ आ रहा है उसको हमने ऐड करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये करंट एसेट्स में नजर आता है। अब अगर तो करंट एसेट वाली साइड पे भी कोई इस तरह से बात लिखी होती ना, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, तो मैं कहता इसमें यही छुपा पड़ा होना चाहिए था। नहीं है तो डाल दो, लेकिन अलग से एक हेड ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स में तो डालने से रहे हम उन्हें, स्टॉक में ड्राइंग्स रहनी नहीं है, कैश एंड बैंक भी नहीं है, तो फिर अलग से इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई अदर रिसीवेबल या प्री पेमेंट्स नाम का कोई हेड आ रहा होता तो उसमें ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस सामने ही आ जाएगी, और एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ठीक है। अब इस एंट्री को करते हैं। ड्राइंग्स को क्या कर दो सही करने के लिए, 200 से डेबिट मतलब बढ़ाओ, ड्राइंग से नीचे डेबिट है ना। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स में वो नहीं लिखा हुआ, लिख लो, ये जगह नहीं बची, चलो यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस 350, और एक्सपेंस क्रेडिट कर लो 550 से, यानी एक्सपेंस को क्या कर लो, कम कर लो, तो प्रॉफिट उससे बढ़ जाएगा, तो ऐड कर लो इंश्योरेंस। होगी रेक्टिफिकेशन। अच्छा, सोल्यूशन के अंदर ना एक मसला है, थोड़ा सा मसला नहीं है वैसे, ये दोनों ना अलग अलग लिखे हुए हैं। पिछली क्लास में एक बच्चे ने पूछा तो मैंने कहा इनको आप अलग ना ही लिखो, परेशान कर रहे थे। ये दो चीजें अलग अलग लिखी हैं, दो एंट्रीज अलग अलग नहीं मैंने की, जैसे इनको अलग ना करो, इनको काट के यहां पर 550 इकट्ठा कर दो, जैसे अभी अभी हमने किया। ओके, सही है। लास्ट एडजस्टमेंट है जी, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 294 अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट वॉज अकाउंटेड फॉर इन सस्पेंस अकाउंट। देखें जी, बीआरएस मैंने नहीं रिवाइज कराया है, मानता हूं, लेकिन इतनी को बात बहरहाल जबानी बताकर भी काम चल सकता है। यहां पर वो क्या है, बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये बैंक का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, हम अगर किसी चीज को अपना एसेट कह रहे हैं, मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं तो मैं कहता हूं ये मेरा एसेट है, ठीक है, तो बैंक उसी पैसे को अपने ऊपर बोझ समझता है, हमारी अमानत उसने रखी होती है, तो वो अपने किताबों में उसको लायबिलिटी कहता है। इस बात को समझकर मैं पानी पी लूं। शुक्र। ओके जी, बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट
नहीं है। ये किसका डॉक्यूमेंट है? बैंक का। अब अगर हमें बैंक में पैसे आए तो हम कहते हैं बैंक डेबिट, और यही बात हमारे बैंक अकाउंट में जब पैसे कहीं से आते हैं ना, तो हम कहते हैं हमारा एसेट बढ़ गया। वो पैसा बैंक ने जो अपने पास रखा वो हमारी अमानत है, तो वो लायबिलिटी की तरह से ट्रीट करता है, तो वो उसको कहता है कि क्रेडिट बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि वो पैसे उसने कल को हमें वापस करने होते हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल इतना बीआरएस रिवाइज करनी है हमने। बहरहाल फिलहाल इतना काफी याद रखना आपका कि हमारे पैसों का आना बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेबिट। तो वही चीज अगर बैंक स्टेटमेंट में नजर आएगी तो कहां नजर आएगी? क्रेडिट। और अगर हमारे बैंक से पैसे निकलेंगे तो हम अपनी अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? एसेट कम हुआ, यानी एसेट क्रेडिट। तो बैंक स्टेटमेंट में वही चीज नजर आएगी डेबिट पे। बस इतना याद रख लो, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है ना? वो बीआरएस के अंदर बाकी चीजें भी देख लेंगे। ये बात कुछ समझ आई है कि बैंक हमारा एसेट है, हमारे पैसे जब आते हैं कहीं से तो हम कहते हैं बैंक डेबिट। यही चीज अगर बैंक अपनी स्टेटमेंट में शो करेगा तो वो शो करेगा क्रेडिट साइड, मिरर की तरह से। ठीक है? और अगर हम पैसे किसी को पे करते हैं तो हम कहते हैं जी हमारा एसेट कम हो गया, एसेट क्रेडिट। तो बैंक स्टेटमेंट में अगर यही चीज नजर आएगी उनके डॉक्यूमेंट में, तो वो डेबिट साइड पे नजर आएगी। ओके, अच्छा। अब वो कहता है, इतनी बात ये भी बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जुमला बाकी बात भी बता ही रहा है। क्या कह रहा है? एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 294 इज अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट वाज अकाउंटेड फॉर इन सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, इसको तो बाद में देख रहे हैं ना क्या किया इन्होंने, ये बाद में देखते हैं। इट वाज, पता लगा दैट द क्रेडिट वाज अ सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। तो पता लग गया ना कि पैसे आए हैं। ठीक है? तो क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट में आपको क्रेडिट नजर आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट ही आना है, हमने तो उसको डेबिट ही लिखना है ना। ठीक है? हम उसको क्या कहेंगे? डेबिट। अच्छा, अब मामला पता क्या है? मामला कुछ ऐसे है जी कि एक ओल्ड आउटस्टैंडिंग डेट था, उसने आकर पैसे दे दिए। अभी तक जो सीखा हुआ है वो क्या है? कहां बनाऊं इसको? जी बच्चों, अभी तक जो सीखा हुआ है वो बता दो। आपको एक प्रीवियसली रिटर्न ऑफ डेट ने 294 लाकर दे दिए थोड़ी देर के लिए जरा। ठीक है? तो क्या एंट्री करनी चाहिए आपको? बैंक डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। ठीक है? कितने से जी? 294 से। ओके, अच्छा। अगली बात, ये 294 नहीं आए थे, असल में ये आए थे 300 रुपए। क्या मतलब? ये कैसे पता चला? बैंक ने ना चार्जेस काटे थे। मैंने 300 कैसे निकाला? पिछली क्लास में ना बच्चों ने मुझे कहा था सर ये तो मार्कअप मार्जिन कल पढ़ा था तो यहां भी काम आ गया। क्या मतलब? 2% बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट करके हमें 294 दिया। इसका मतलब ये 294 98% पर है। ठीक है? हमें चाहिए क्या चीज? ग्रॉस। तो ग्रॉस निकाल लो 100, आपकी मर्जी, या चार्जेस की फिगर निकालनी है तो बैंक चार्जेस की फिगर निकाल लो, ये 2% है, आपकी मर्जी है। 294 से 100 पे ही चले जाते हैं जैसे सीखा था। गिवन अमाउंट 294 ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज 98 इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज 100, कितना आ गया? असल में 300 आया था, चार्जेस बैंक ने 6 रुपए काट के 294 क्रेडिट कर दिए। हमारे 300 आते तो शायद उस बेचारे अकाउंटेंट को समझ भी आ जाती, तभी तो उसको 125 करे, 294 समझ नहीं आ रही क्या है। ठीक है? असल कहानी ऐसा होता नहीं है ना नॉर्मली कि 300 पहले आए तो बैंक कहे चलो ये 300 घर ले जाओ और फिर घर बंदा भेज के कहे जी 6 रुपए हमारे चार्जेस भी दे दो। जो पैसे बैंक में मारे पड़े हैं ना, बैंक ने अगर कोई चार्जेस काटने तो उनमें से चुप करके पैसे काट के साइड पे। और बात समझे हो? तो आए कितने थे? 300। बैंक ने 6 रुपए अपने साइड पे किए और बाकी के 294 क्रेडिट कर दिए हमारे अकाउंट में। बैंक स्टेटमेंट वो क्रेडिट है यानी हमारे डेबिट। ठीक है? तो ये बात समझ आई है कि 300 रुपए आया था, 200 नहीं आया था, 300 रुपए आया था, 294 नहीं आया था। ठीक है? अब इनकम तो 300 हुई थी पर बैंक में 294 आए थे, बाकी 6 रुपए बैंक चार्जेस काट लिए थे बैंक ने। अगर आप इसको तोड़ के एंट्री करना चाहो ना तो तोड़ के एंट्री यूं बनेगी, बैंक में 300 आए, बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट 300 से, फिर बैंक ने उसमें से 6 रुपए चार्जेस काटे तो हमने कहा जी बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 6 रुपए से, तो अल्टीमेटली पहुंचना यहीं पे ही है। ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? ये तो नहीं समझ आई ये बात? आइए समझ, दे लो 7 वाली कसम उठा दो जी। बात सुने, मैंने ये बोला कि आप अगर इस एंट्री को तोड़ के करें तो ये यूं है, बैंक में 300 भेजे हमारे उस बंदे ने जिसको हिदायत अल्लाह ने दे दी थी, बैंक डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट 300 से। उसके बाद बैंक ने कहा ठहरो 6 रुपए हमारे हैं इसमें से, तो बैंक में से ही पैसे उन्होंने काट भी लिए। ओहो, ये ऊपर क्यों लिख रहे हो भाई? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 रुपए बैंक और ये 300 बैंक का कट के 294 रह गया, तो बाकी एंट्री मैंने नेट में कर दी इस तरह से। असल में ये हुआ है, ठीक है ना? तो बैंक चार्जेस डेबिट 294 से, बैंक डेबिट 294
से और बेटर रिकवरी इनकम क्रेडिट 300 से। ये होना चाहिए था, पर भाई साहब ने क्या कर दिया, उसको समझ ही नहीं आ रही थी। देखो अब, ओह ठहर जाओ, गड़बड़ होगी बड़ी। अच्छा जी, अब उसको समझ नहीं आ रही 294 की, ठीक है। तो उसने कहा बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नजर आ रहा है, मतलब बैंक में तो पैसे आए हैं उसके, ठीक है। उसने कहा यार बैंक तो डेबिट करो ना, कैश का आना जाना वैसे भी अकाउंटेंट नहीं भूलता। अब बैंक डेबिट करके बैठा, अब सोच रहा है और कुछ समझ नहीं आई। सोचते कहता है यार अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, चलो ऐसा करो, बैंक द अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट वाज अकाउंटेड फॉर इन मिटा दे यार तेरी मेहरबानी, इन सस्पेंस अकाउंट। तो उसने किया जी बैंक डेबिट, वो तो करना ही था उसने, नजर आ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करूं सस्पेंस में बैंक को, यार अब नहीं समझ आ रही। वो तो बाद में पता चला, हमने इन्वेस्टिगेशन की कि मामला तो ये था। तो फिर बैंक डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। चार्जेस डेबिट होने थे, नहीं हुए, कर लीजिए। फिर रिकवरी इनकम क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई, कर लीजिए। सस्पेंस गलत, ये क्या बात हुई, सस्पेंस, चलो करो डेबिट 294, ठीक है। अब ये एंट्री में बैंक चार्जेस का बढ़ना, प्रॉफिट को, जगह ही को नहीं बची है, प्रॉफिट को कम कर देगा, एक इनकम ने भी आना है जी। बैंक चार्जेस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, ठीक है। और ठहर जाओ, सस्पेंस को डेबिट करो 294 से, और 300 रुपए से इनकम रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। अब ये भी खत्म हो गया, नील हो गया, यहां पे नील हो जाता है सस्पेंस, ये दोनों डेबिट पढ़ने से इसकी कहानी खत्म, ठीक है जी। और बाकी प्रॉफिट भी एडजस्ट हो गया, बाकी एडजस्टमेंट भी पहुंच गई। तो सवाल अब काइंडली करके आइएगा, कल खुद से कीजिएगा अगर पर्चा पास करना है तो। इंट्रो में आया था, पिक्चर की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ तो एंट्रीज भी वहां पे की हुई है ना सोल्यूशन में। अच्छा जी सुने, कल हमने ये बात की थी कि डिविडेंड बाय नेचर और बाय टाइम क्लासिफाई हम करेंगे। बाय नेचर में दो तरह का डिविडेंड था, कैश और बोनस। कैश डिविडेंड की एंट्री इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देख के बताना है। कैश डिविडेंड की एंट्री, सोचो, घर जाके नहीं पढ़ा था, टेस्ट तैयार कर रहे थे, अकाउंटिंग ही पढ़ी थी। कैश, मैंने कहा था ड्रॉइंग्स डेबिट कैश। मैंने कहा नहीं, ड्रॉइंग्स नहीं, कंपनी केस में क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड डेबिट, और इकट्ठे लोग आते नहीं, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और फिर मैंने कहा था वो लेजर दिखा के जाके कि डिविडेंड ने कम करना होता है रिटेन अर्निंग्स को। तो हमारी एंट्री फाइनली बनी थी रिटेन अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। लेकिन कभी कभी कंपनी के पास कैश नहीं होता तो कंपनी शेयर्स बांट देती है, तो होता डिविडेंड ही डेबिट है रिटेन अर्निंग्स में, लेकिन कैश पे होने की बजाय शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली बात जो मैंने की थी वो ये थी कि ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि 2020 का प्रॉफिट 2020 के अंदर कभी फाइनल हो जाए। बताया था आप लोगों को कि वो 2021 के 2-3 महीने लगाकर कंपनी फाइनल कर रही होती हैं, ऑडिटर चेक करके देते हैं, फिर जाके वो फाइनल होते हैं, वो गलतियां शलतियां सही होती हैं। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2020 का प्रॉफिट 2020 के अंदर फाइनल हो। 2020 का प्रॉफिट हमेशा फाइनल होता है 2021 में। तो उन फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पर जो डिविडेंड अनाउंस किया जाता है उसको फाइनल डिविडेंड कहा जाता है ऑफ 2020, क्योंकि प्रॉफिट कौन से हैं 2020 के, फाइनल प्रॉफिट्स हैं, तो उनकी बेस पे डिविडेंड जो मिला वो 2020 का, ठीक है। तो 2020 का फाइनल डिविडेंड हो ही नहीं सकता कि कभी 2020 में आएगा, वो हमेशा 2021 में ही आएगा। तो फिर 2021 का फाइनल डिविडेंड 22 में, 2022 का फाइनल डिविडेंड 2023 में। कभी कभी मैंने कहा ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए होते हैं उनको देख के 6 महीने के प्रॉफिट, 7 महीने के देख के यार इनमें से भी कुछ बांट दो। तो चूंकि वो फाइनल प्रॉफिट्स नहीं है, इंटरिम प्रॉफिट्स हैं, तो उनको देखकर उनमें से उनकी बेस पर जो डिविडेंड बांटा जाए उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। और इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है वो उसी साल में ही आता है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 6 महीने के प्रॉफिट्स देके डिविडेंड मांग लिया उन्होंने, डायरेक्टर्स ने बांट दिया इंटरिम 20 के अंदर। 9 महीने बाद फिर 3 लिस्टेड कंपनी ना क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाती हैं, 3 महीने के फिर उन्होंने उनको बड़े प्रॉफिट्स हैं, थोड़ा सा और डिविडेंड बांट दो, उन्होंने फिर बांट दिया। तो इंटरिम एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, फाइनल एक ही आता है। हाँ, 2 टाइप्स का हो सकता है, यानी ये उसी एक दिन कैश भी दे रहे हैं और शेयर कैपिटल भी दे दें इकट्ठा, कुछ कैश दे दें, कुछ शेयर्स दे दें, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन फाइनल डिविडेंड साल में एक ही होता है,
लेकिन इंटरिम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, थोड़ी देर में स्टेटमेंट इक्विटी बनाने लगे हैं, जिंदगी की पहली नजर आ जाएगा आपको। करेगा क्या, आपको 2021 में खड़ा कर देगा। आज वाले सवाल में ऐसा नहीं होना इतना, आज वाले सवाल में तो सीधी सीधी बात होनी है, लेकिन अभी आने वाले सवालों में क्या होगा, IAS 1 में भी, ये स्टेटमेंट इक्विटी में भी, और IAS 8 में भी जाकर आपको 5-6 डिविडेंड दे देगा, खड़ा कर देगा 2021 में। डिविडेंड पड़ा होगा फाइनल ऑफ 20, फाइनल ऑफ 21, फाइनल ऑफ 22, इंटरिम ऑफ 20, इंटरिम ऑफ 21, इंटरिम ऑफ 22। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 21 में खड़े हैं तो इसमें फाइनल ऑफ 20 आ सकता है और इंटरिम ऑफ 21 आ सकता है, बाकी सबको इग्नोर करना होगा, इसलिए ये पढ़ना भी जरूरी था, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई बेटा, आखिरी 6 महीने का नहीं, आखिरी 3 महीनों का। जी, मैंने ये कहा कि 6 महीनों की बेस पर उन्होंने इंटरिम मांग लिया और फिर अगले 3 महीनों को देख के फिर इंटरिम मांग लिया। आखिरी 6 महीनों का तो फाइनल होना ही नहीं है, आखिरी 6 महीने का तो अगले साल, वो तो फिर फाइनल प्रॉफिट की बेस पर फाइनल डिविडेंड बन जाएगा अगले साल का, ठीक है। अच्छा जी, जी बेटा, इंटरिम जरूरी नॉर्मली 6 मंथ्स का ही होता है, जरूरी नहीं है, 9 मंथ्स की बेस पे भी बांटा जा सकता है। लिस्टेड कंपनी 6 महीने बाद अकाउंट बनाती है 6 मंथली, फिर 9 महीने बाद फिर क्वार्टरली अकाउंट अगले 3 महीनों के फिर बनाती हैं, फिर जाके फाइनल स्टेटमेंट्स ईयरली बना रही होती हैं, तो 2 दफा भी हो सकता है, लेकिन आप सादा रख लें 6 महीनों पर ही है, ठीक है। फिलहाल नहीं जा सकता, लास्ट 3 मंथ्स तो 10वां 11वां 12वां महीना है, मैंने तो कहा 9 मंथ्स की बेस पे आ सकता है। 10वां 11वां 12वां महीना तो 9 मंथ्स में नहीं ना आता, वो तो उसके बाद है, तो वो फिर सारे प्रॉफिट से इकट्ठे होकर फाइनल अगले साल चला जाएगा, ठीक है। सादा बात रखें जी, 6 महीनों पे ही होता है, बस छोड़ें। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो पता लगता जाएगा। डिविडेंड की बस ये डिस्कशन है, ठीक है। आज का पहला सवाल पेज नंबर 465 पे एक ही सवाल है चेंज इक्विटी का। अच्छा, सवाल बड़े हैं, पास पेपर के भी हैं, करेंगे बहुत सारे, लेकिन एक बेसिक सा सवाल यही है बस। रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा, पेज 465। ये बोल क्यों रहे हैं यार किताब खोलते हुए, पता नहीं। $495 पर रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन 1, एक ही क्वेश्चन है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। पुरानी किताबों में नहीं होगा, लेक्चर नोट्स है ना बेटा, ये इधर इधर ही होगा, एंड 465 नहीं है तो देख लो यार, अब छोड़ दो उसको। अच्छा, क्या बनाना है जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में होता क्या कुछ है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, एक और चीज भी होती है जनरल रिजर्व्स। ये क्या होते हैं, वो कुछ नहीं यार, कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटेंट्स ना रिटेन्ड अर्निंग्स को देखकर ना शेयर होल्डर्स पैसे मांगने आ जाते हैं, डिविडेंड मांगो। यार चुप कर जाओ भाई, क्या कर रहे हो यार, डिविडेंड मांगने। इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये बेस नहीं बनाओगे तो कल की क्लास में बैठे होगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बेस आज डिस्कस हो जानी है, कल तो मैंने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट देना है। 2 सवाल करवाए थे आपको, 3 रीवैल्यूएशन वाले 2-2 साल बाद, बीच में ईद भी आई थी, आपकी छुट्टियां याद करें। स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन 2-2 साल बाद 3, फिर एंड ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन 2-2 साल बाद 3। वो दोनों सवालों के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट देना है आपको, और चेंज इन इक्विटी बनाऊंगा आपके साथ कल इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ये जरा बेसिक सीखनी जरूरी है, वरना कल फिर बैठे होगे। अच्छा, तो जनरल रिजर्व क्या है जी, कभी कभी ऐसा होता है अकाउंटेंट्स इधर रिटेन्ड अर्निंग्स में से कुछ पैसे अलग करके इस रिजर्व में रख लेते हैं, कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है, अलग से किसी खास मकसद के लिए रख ली जाते हैं। कभी कभी वैसे भी साइड पे करके रख ली जाते हैं कि यार रिटेन्ड अर्निंग को देख के ना उन्होंने डिविडेंड मांगने आ जाना है, साइड पे करके रख दो, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। बहरहाल ये मेन इक्विटी के अंदर आइटम्स हैं जो आपके सिलेबस में है, इनकी मूवमेंट शो करनी होती है हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। क्या मतलब, बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग 700 आ रहा है, क्लोजिंग 350 आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग आ रही है। हम ये कहते हैं जरा बताओ ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर कैसे तय किया इन्होंने। मिसाल के तौर पे ओपनिंग कैपिटल 0 था, 700 का कैपिटल इस दफा इशू हुआ और ये क्लोजिंग 700 आ गया। ये ओपनिंग 50 था, 20 का इशू हुआ, 700 हो गया। रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग में इतनी पड़ी थी, इस साल इतना प्रॉफिट आया, इतने डिविडेंड माइनस हुए। तो मूवमेंट इन दीज आइटम्स हमने स्टेटमेंट इक्विटी में शो करनी होती है। और अगेन स्टेटमेंट इक्विटी कुछ भी नहीं है, वो तो बस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स या रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर्स की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन का नाम, ठीक है। यानी आपने स्टेटमेंट इक्विटी बनानी है तो वो ऐसे बन जाएगी, बस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व और टोटल, ठीक है। इसमें होगा क्या, आपने ओपनिंग से क्लोजिंग का सफर तय करा के दिखा देना है यूजर को, ठीक है। ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे हमारे ये इक्विटी आइटम्स, बस आपने यूजर को ये बता देना, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल काम है।
अब इधर असल में रिक्वायरमेंट तो 31 दिसंबर 18 की है, लेकिन मैंने 17 से शुरू कर देनी है बात, ठीक है? क्यों? वैसे जरा पहली बार है ना, तो डायरेक्ट आप ओपनिंग भी ना सोचे, मैं ये चाह रहा हूं, ठीक है बहुत सिंपल काम। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं। एक्स कंपनी स्टार्टेड अ बिजनेस इन जनवरी 17, तो फिर 31 दिसंबर 17 के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बना रहे हो, इसका ओपनिंग 1 जनवरी 17 पे आएगा, क्लोजिंग 31 दिसंबर 17 पे आएगा। तो मुझे बताओ ओपनिंग क्या होगा? ओपनिंग क्या होगा? क्यों जीरो होगा जी? अभी तो बिजनेस शुरू ही किया है इस साल में, कुछ भी नहीं है ओपनिंग में। टोटल खुद ही बना लेना, घर जाके टोटल कॉलम खुद ही बना लेना। ओके, अब सवाल में कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद शेयर कैपिटल ऑफ 50 मिलियन। एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल डेबिट कर दूं? खुदा का खौफ करो, एंट्री बोलो। मैंने कहा जनरल एंट्री बताओ। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब ये ना इक्विटी आइटम्स हैं, कैश इधर नहीं आता, वो एसेट्स में जाता है। दिमाग में बस एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कैश दिमाग में डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक हो गया जी? उसके बाद सवाल, ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये मैं एडिशनल बना रहा हूं मैं, ठीक है? फेस वैल्यू पाकिस्तान में 10 होती है, सवाल ने जो लिखा हो वही होती है, तो सवाल में लिखा हुआ 10 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2017 इज 30 मिलियन। कल मैंने याद है रिटेन अर्निंग्स ओपन करके दिखाया था, पहले लेक्चर वाला आपको रिवैल्यूएशन वाला। उसमें क्या था? ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट लेस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग। यानी जो प्रॉफिट्स आते हैं वो रिटेन अर्निंग्स में जाकर ऐड होते हैं, ऐसे ही है? बोलो। बहुत बेसिक सवाल है, हम पास पेपर के सवाल भी करेंगे इसके, बहुत सी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन ये बेसिक्स वाला सवाल आज करना जरूरी समझ रहा हूं मैं, ठीक है जी? तो प्रॉफिट 2017 की चेन इक्विटी के अंदर आएगा, शेयर कैपिटल के कॉलम में आएगा, शेयर प्रीमियम में आएगा, रिटेन अर्निंग्स में कितना है? 30। ठीक हो गया जी? और सवाल में कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग आ जाएगा यही। ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये मैंने कहा जरा क्लोजिंग निकाल लें ताकि आपको अगले साल का ओपनिंग निकालने में मसला ना हो। असल रिक्वायरमेंट होती हमारी ये वाला साल। मैंने कहा जरा ऐसे सोच के क्या निकालेंगे आप लोग, सोच के पता नहीं क्या निकालेंगे, इसलिए रह नहीं दें, आपको सोचने ना दिया जाए। आप ओपनिंग बैलेंस मुझे बताएं जी। शेयर कैपिटल का है 50 और शेयर रिटेन अर्निंग्स का है 30, बाकी किसी चीज का भी ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं। अब सवाल पढ़ें तो कहता है इन मार्च 18 फाइनल डिविडेंड ऑफ, ओहो डिविडेंड 17 के अंदर तो डिविडेंड रिकॉर्ड ही नहीं किया, 17 के अंदर गलती हो गई। फाइनल ऑफ 17 में हो ही नहीं सकता, यही मकसद था वहां पे पढ़ाने का, ठीक है? तो फाइनल ऑफ 17 में हो ही नहीं सकता, और 18 में नजर आए तो परेशान नहीं होना, उसने आना ही 18 में था, ठीक है? तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 और है भी कौन सा? कैश। कितना जी? 15%, ठीक है? अब ये कैश डिविडेंड की एंट्री बताओ जरा मुझे, इधर कर ले। वैसे पर्चे में नहीं किया करेंगे, जबानी करेंगे, लेकिन यहां बताओ। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और डिविडेंड डेबिट कहां होगा? रिटेन। चलो एंट्री तो आपने वाह वाह बताई। अब ये 15% हम लगा देंगे 30 मिलियन पे। 30 पे क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, क्यों? शेयर कैपिटल में से तो नहीं देना हमने, प्रॉफिट्स में से देना होता है डिविडेंड। क्यों लगाते हैं जी कैपिटल पे? बुजुर्गों बताओ जरा। हाँ नहीं बेटा, पापा ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि शेयर परचेज किए प्रॉफिट नहीं परचेज किया। बट तो प्रॉफिट ही रहा है, बेटा लगा हुआ था पर भूल गए, तो लॉजिक भी होनी चाहिए। सुनो, बात सही कर रहे हैं भाई, ठीक है? उसूल पहले लिखो फिर लॉजिक बताता हूं। उसूल लिखो, डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर अप्लाई करना है, शेयर कैपिटल के, ठीक है ना भाई? कोई टीए कोई नहीं है मेरा, कहां गए हैं? मैं बोलता हूं। आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा, पता नहीं साथ साथ बोल रहे हैं। चुप करें सारे। डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर अप्लाई करना है। नहीं बताऊं जी? डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर अप्लाई करना है, ठीक है जी? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह बेटा कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो कंपेयर करता है। जो बंदा इधर बिजनेस में कैपिटल लेके आया ना, वो ये कहता है कि ये कैपिटल अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे इस पे 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है। अगर ये बैंक में करता तो कितना मिलता, अगर फलां जगह करता तो कितना मिलता, दूसरी कंपनी में करता तो कितना मिलता। तो चूंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को कंपेयर करना होता है, इसलिए डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा लगाना है आपने शेयर कैपिटल के अमाउंट पे। हालांकि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ही भाई, प्रॉफिट्स में से ही बांट रहे हैं, ठीक है भाई? 5-7 मिनट मांग के दो जरा, जल्दी जाओ। 5 मिनट क्या ना, 7 कर लेंगे जी। बोलें जी। 7.5
तो 7.5 कैसे निकला समझ आता है? हमेशा ऐसे ही होगा शेयर कैपिटल की लेटेस्ट परसेंटेज, ओके, लेटेस्ट बैलेंस पे। तो भाई ये एंट्री ऐसे नहीं किया करनी है आपने पर्चे में, तो टाइम जाया होगा। आपने ये एंट्री दिमाग में करनी है और यहां पे डायरेक्टली पोस्ट करनी है जी। यहां पे आपने कैलकुलेशन करनी है। शेयर कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस आपको ऊपर पड़ा हुआ नजर आया करेगा, आपने उसको यहां लिखना है, परसेंटेज सवाल में गिवन होगी, ठीक है जी। और आंसर क्या आया? 7 अब इस 7.5 की एंट्री दिमाग में करें। डिविडेंड डेबिट कहां पे? रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट है, इसको डेबिट करने का मतलब है इसको माइनस करना, तो डिविडेंड 7.5 का रिटेन्ड अर्निंग्स में हो गया डेबिट। और डिविडेंड क्या? डिविडेंड पेबल क्रेडिट, डिविडेंड पेबल इक्विटी का आइटम नहीं है, करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा, ठीक है, यहां पे नहीं आना, तो दिमाग में दूसरी एंट्री होगी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, डन। चले आगे, नेक्स्ट। 18 का डिविडेंड 18 में तो आ ही नहीं सकता। अच्छा इंटरिम है, सॉरी इंटरिम डिविडेंड 18, वो तो 18 में ही आना है। और आज तो हद कर दी उन्होंने, शेयर होल्डर्स आए, उन्होंने कहा ये लो कैश भी लो, बोनस भी लो। एक दिन पे दोनों काम हो सकते हैं, कुछ कैश बांट देते हैं, कुछ शेयर्स, ठीक है। आपको दोनों एंट्रीज आती हैं, लेकिन अब एंट्रीज नहीं लिखनी, अब तो टाइम बचाना है, ठीक है, टाइम बचाते हैं जी। सबसे पहले यहां पे आपने जाकर लिखा इंटरिम डिविडेंड ऑफ 18 है, आना भी 18 के साल में ही था, कैश भी है, बोनस भी है, ठीक है। कैश इधर देखो, ऊपर ऊपर नजर आ रहा है, लेटेस्ट बैलेंस कितना? 50, कितने परसेंट है? 4% है, ठीक है। 2 आता है, ये कैश डिविडेंड है, इसकी एंट्री प्लीज दिमाग में कीजिए, बस बोलिए भी सही साथ। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, डिविडेंड डेबिट होगा तो डिविडेंड डेबिट 2 रुपीज से, और डिविडेंड पेबल दिमाग में क्रेडिट, डन। अगला है जी बोनस डिविडेंड, अगेन 50 को पकड़ा आपने और 6% आ गया जी। 3 आता है। अब ये कौन सा बोनस है, कौन सा डिविडेंड है? बोनस इशू भी कहते हैं, बोनस शेयर्स भी कहते हैं, बोनस डिविडेंड भी कहते हैं। इसकी एंट्री मैं नहीं दिखा रहा, आप बताएंगे। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। डिविडेंड कहां डेबिट होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में, और शेयर कैपिटल भी कहां क्रेडिट होगा? ये ऐसी ये वाहिद ऐसा जो है वो कहते हैं डिविडेंड है जिसकी दोनों इंपैक्ट्स आपको फेस पे नजर आएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। जी चलें आगे, ओके। लास्ट एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं, बहुत आसान है। एट द ईयर एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 12 मिलियन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स टू यूजर से साइड पे कर लो थोड़े से पैसे, ठीक है। क्या कर लो जी? ट्रांसफर। किधर से निकालो? कितने? कहां फेंक दो? जनरल रिजर्व में। कितने? 12। लो ये क्या है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब आखिरी 2 से 3 मिनट में मैं राइट इश्यू सिखाऊंगा और उसको फिर कल दोबारा कर लेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि राइट इश्यू की जनरल एंट्री आपको आती है, सिर्फ 2 चीजें आपने बस एडिशनल करनी है। इसके ऊपर बात यहीं से कल बात शुरू यहीं से करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं? इन नवंबर 18 20% राइट शेयर्स वर इशूड एट 13 पर शेयर। अगली ब्रैकेट फिलहाल ना पढ़ें, कल पढ़ लेंगे, मैंने मिटा दी थी पिछली क्लास में। राइट शेयर्स का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना। और एक बात याद रखना, ये यूं नहीं होता कि कंपनी शेयर इशू कर दे, कोई भी उठ के आए और आकर जितने मर्जी उठा के ले जाए, ऐसे तो सारी शेयर होल्डिंग गड़बड़ हो जाती है। तो कंपनीज क्या करती हैं, जिसके पास जितने शेयर्स हों उसी के हिसाब से नए शेयर इशू होते हैं। क्या मतलब? 20% मतलब क्या है? जिसके पास 100 शेयर्स होंगे उसको 20 नए मिल जाएंगे। तो फिर जिसके पास 200 होंगे उसको 40, जिसके पास 300 होंगे उसको 60, जिसके पास 400 होंगे उसको 80, जिसके पास 500 होंगे उसको 100। तो उनकी असल वाली शेयर होल्डिंग की परसेंटेज नहीं हिलेगी, इसलिए ये परसेंटेज के अंदर शेयर कैपिटल की बेस पर ही, एग्जिस्टिंग शेयर्स की बेस पर ही नए शेयर इशू किए जाते हैं। इसको राइट इशू कहते हैं, ठीक है। कल मजीद इस पर बात करेंगे, फिलहाल तो आपको सिखा रहा हूं तरीका है वारदात। आपने क्या करना है, जैसे ही राइट शेयर्स इशू होते हुए नजर आए, आपने एक वर्किंग ओपन करनी है और उस वर्किंग में सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकाल लेने हैं आपने, ठीक है जी। कैसे निकलेंगे? फेस वैल्यू भाई पड़ी कहां है? देखो शेयर कैपिटल के अकाउंट में 50 रुपए नजर आ रहे हैं,
ठीक है, ये रुपए हैं, रुपीज इन मिलियन हैं, लेकिन ऊपर एक लाइन पढ़ के आए थे जिसको अभी तक लिफ्ट ही नहीं कराई थी, फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में उसूल बताया था कल, फेस वैल्यू से ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। इसका मतलब अगर इस 50 मिलियन को 10 से डिवाइड करूं तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आज तक हमने इशू किए हैं वो निकल आएंगे। ऐसा ही है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ 50 नहीं है, इस नीचे वाले को ना भूल जाओ, ये भी तो इशू हो चुके हैं। तो राइट इशू से पहले पहले हम कितने शेयर इशू कर चुके हैं आज तक? 53 मिलियन रुपीस का शेयर कैपिटल है। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे? डिवाइडेड बाय 10 करके। तो इमीडिएटली बिफोर राइट इशू शेयर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे जी? रुपीस 53 मिलियन शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय, आंखें बंद करके फेस वैल्यू ना, क्योंकि शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो फेस वैल्यू के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो कितने शेयर्स पड़े? 5.3 मिलियन शेयर्स। डन जी। अब नए शेयर्स कितने इशू किए? वो जी कह रहे हैं 5.3 का 20% सवाल में लिखा हुआ है, यानी 1.06 मिलियन नए शेयर्स इशू किए हैं हमने। यही मुश्किल काम था, इससे अगला काम आपको आता है। देखो इसमें समझ आती है। इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, इमीडिएटली बिफोर, इस वक्त अभी हमने राइट इशू नहीं किया, इससे पहले कितना शेयर कैपिटल आ रहा है हमारा? 53 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई? यहां पर फेस वैल्यू 10 रुपए सवाल में गिवन है, तो जब 53 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पता लगा कि 5.3 मिलियन शेयर्स हमारे ऑलरेडी इन इशू थे। अब वो कहता है राइट इशू कितना किया आपने? 20%। ये परसेंटेज भी हमेशा लेटेस्ट शेयर कैपिटल पे ही लगेगी, ठीक है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स पड़े थे उतने ही परसेंट के हिसाब से नए इशू कर दिए। तो 5.3 इंटू 20, नए शेयर्स कितने इशू किए? 1.06। कुछ बेहतरी हुई? घर जाके भी तो करना है ना एक बार, फिर कल मैंने दोबारा भी कराना, फिर 12 और फिर हर सवाल में रोज होना, ठीक है। अच्छा, अगला काम आपको आता है बच्चों, वो है जर्नल एंट्री। कौन सी जर्नल एंट्री? शेयर इशू किए है ना? नहीं सॉरी, शेयर इशू किए, अगर प्रीमियम पे किए हैं तो प्रीमियम, पार पे तो पार, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट। अब सवाल में जाकर देखो, कहता है 13 पर शेयर। अब 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 13 में किया तो प्रीमियम है, ठीक है। एंट्री बिल्कुल ऐसे ही होनी है, एंट्री आपको आती है, ठीक है। एंट्री लिख लो पहले। एंट्री क्या है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कल भी कहा था, पहले शेयर्स लिख लिया करो, ठीक है। कल भी ऐसे ही किया था। 1 पॉइंट, ये नए शेयर इशू किए हमने, ये नए शेयर्स, ये नए शेयर्स। कैश कितना आया? 13 रुपए। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? 10 रुपए। बाकी कहां जाएगा? जल्दी से फिगर्स लिखवा दो। 13 पॉइंट, इधर 10.6 और 3.18, ठीक है जी। इसको पोस्ट कर ले, इसको पोस्ट कर ले। रुक गया जरा, ठीक है। पोस्टिंग करें दिमाग में, दिमाग में कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, आगे आगे आगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट मतलब बढ़ रहा है 3.16 से 10.6 है यार, क्या कर रहे हो जी? देखो इधर कैश डेबिट दिमाग में 13.78, शेयर कैपिटल 10 पॉइंट, तस्वीर खिंचवाता हूं, 10.6 से क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम 3.18 से क्रेडिट। ये दोनों बढ़ गए, ठीक है जी। तो इसको दोबारा ट्राई करना है आपने घर पे। ओपनिंग वाले को छोड़ो, ये सही है। ये इतनी तस्वीर बना लें, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जो कमी बेशी है इंशाल्लाह कल पूरी करेंगे। अल्लाह हाफिज।